जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी या जैक्स आपके साथ फिर से डिकोडिंग 24/7 द वर्ल्ड दिस वीक के लाइव एडिशन में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं मेजर जनरल एएस कार्की। कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Jax. Always a pleasure to be back with you. थैंक यू अभय। इस हफ्ते हम लोग बात करेंगे 4 अहम मुद्दों के ऊपर। अहम मुद्दों में ट्रंप की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और ट्रंप की बात करेंगे वो भी खास करके ट्रंप ने सडनली इंडिया की तरफ बहुत अच्छे से देखना शुरू कर दिया है, बड़ी तारीफें की हैं। एक डिफेंस डील भी साइन हो गई है, ट्रेड डील की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन त्रिशूल के ऊपर। ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है हमारे पश्चिमी कोस्ट में और हमारे पश्चिमी साइड में, राजस्थान, गुजरात, अरेबियन सी, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत उछल कूद कर रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक और खास चीज के ऊपर, और वो है ट्रंप का जो एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक का दौरा। चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो पहुंचे हो जापान, चाहे वो पहुंचे हो साउथ कोरिया, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ और इसके आगे क्या होने की संभावना है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे रशिया ने जो अपने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल और टॉर्पेडो की टेस्टिंग की है, और इसके एक तरह से परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं अमेरिका ने घोषणा कर दी, या ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू करेंगे। क्या है इसका नतीजा, क्या है, क्या होगा आगे, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह, जैसे हम कहते हैं भारत देश में कुछ शुरू नहीं हो सकता बिना ट्रंप के। तो ट्रंप की बात से स्टार्ट करते हुए देखिए क्या हुआ है। ट्रंप गए हुए थे एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, वहां पे सियोल में उन्होंने बहुत तारीफी के पुल बांधे मोदी जी के बारे में। उन्हें कहा ही इज वेरी नाइस, वेरी गुड लुकिंग, वगैरह वगैरह। फिर होता है चाबहार पोर्ट के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन, कि हमने जो सैंक्शन लगाए थे वो हमने 6 महीने के लिए स्थगित कर दिए। फिर आती है खबर कि भारत ने अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है डिफेंस के ऊपर। पीयूष गोयल से भी खबरें आती हैं कि हम ट्रेड डील के बहुत करीब आ गए हैं। क्या हो रहा है ये सब, अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं तो डिफेंस डील जो है ये कोई नई चीज नहीं है। इसको साइन होना था जुलाई अगस्त के महीने में, क्योंकि जब मोदी जी अमेरिका गए थे व्हाइट हाउस के साथ उनका जो प्रेस रिलीज था उसमें इसकी बात थी। तो आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या है इस डिफेंस फ्रेमवर्क का मतलब? क्या इसका ये मतलब है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, और हमको बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है, चाहे वो एरो इंजन हैं F404, F414, तेजस मार्क 1, मार्क 2 के लिए, चाहे वो बाकी चीजें हैं। क्या हमारे ऊपर स्ट्राइकर जैसा है ना, मे बी आउटडेटेड इक्विपमेंट हमारे ऊपर लादा जाएगा? F-35 क्या आएगा इसके ऊपर? क्योंकि ये डील जो है, जो करार साइन हुआ है, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि, और ये 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए है। मतलब हम किसी ना किसी तरह से बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील के मामले में हम अभी भी एक पार्टनरशिप में हैं, और ये पार्टनरशिप इंडिपेंडेंटली चल रही है, अकेले में चल रही है, और उसका असर ट्रेड के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा। क्या इसका ये मतलब हम निकालें कि अब ट्रेड बहुत करीब आ गया है? क्या हम ये मतलब निकालें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है? क्या इसलिए ये सब हो रहा है? जनरल कार्की, क्या लगता है आपको? जी, आपने इसको ठीक से एनालाइज किया है कि अभी दोनों चीजें हैं। अमेरिका इन द लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए ऐसा कोई ताकत नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सके, हमें उसकी जरूरत है। हाईटेक पूरी अमेरिका के पास है। और जहां तक एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक का सवाल है, जो कि इस 10 ईयर जो अभी फ्रेमवर्क हमने साइन किया है, उसमें भी बात इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में खासकर बात की गई है, पार्टनरशिप इन दिस। क्योंकि चाइना का जो थ्रेट है वो, क्योंकि हम एक बार जाके जीपिंग के साथ हाथ मिला लिया तो
चाइना एकदम से हमारी तरफ फ्रेंडली हो जाएगा और अपने जो एक्सपेंशन के उसके आइडिया है वो खत्म नहीं होंगे, ये सोचना गलत होगा। और अगर हमें साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ना है और इस इलाके में चाइना पे नजर रखनी है, तो अमेरिका की हमें जरूरत है। नंबर दो ये है कि जो लॉन्ग टर्म ये 10 साल का है। हम हमेशा कहते आते हैं कि अभी आजकल कम बोल रहे हैं कि इंडिया ने सिर्फ 3 साल देखना है ट्रंप की टेन्योर का, उसके बाद इंडिया और अमेरिका की जो अलाइनमेंट है वो दोबारा सेट हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में। और विद इन अमेरिका एंड विद इन इंडिया ऑल्सो डोमेस्टिक ट्रेड, ये एक रवैया रुख है इकोनॉमिक। और जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं ग्राउंड की, वो जो इकोनॉमिक से थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल अलग, डीओडी और साउथ ब्लॉक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलते हैं। और ये हमने पहले भी बोला था कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है, रूबियो बोल लो, जिनको भी बोल लो, ये हमारे साथ इन्होंने लंबी दौड़ की सोच रखी है। और अमेरिका में भी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाहर जो रिटायर्ड है, वो भी ट्रंप को कई बार चेताते हैं कि इंडिया को 25 साल से हम अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसे इसको टेक ट्रेड के चक्कर क्या था, सिर्फ टैरिफ ही तो लगाने थे, उसके ऊपर उन्होंने रशियन ऑयल जोड़ दिया और 25% और कर दिया। इंडिया को एक दुश्मन की तरह दिखाना शुरू किया, यूक्रेन वॉर के लिए इंडिया को जिम्मेवार बताया, जो कि सबको पता है कि ये बेवकूफी है। और एक छोटे मुद्दे को लेके एक इतनी बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर जो इंडिया है, प्लस जो एनआरआई पॉपुलेशन या जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अमेरिका को संभाल रखा है, ये डिसबैलेंस करना कोई लंबे दौड़ में अमेरिका को फेवर नहीं करता, क्योंकि अमेरिका भी अभी चरम में पहुंच के डिक्लाइनिंग पावर है। उसको जितनी भी गुडविल चाहिए वो उसको चाहिए। अभी जब उसने टैरिफ लगाए हैं तो पूरी दुनिया ने अपने आपस में एफटीए किए, इंडिया ने ईयू के साथ किया है, साउथ अमेरिका जहां पहले नहीं पहुंचते नई नई मार्केट्स के साथ हम एफटीए कर रहे हैं, हम दुनिया भर में जापान से एफटीए कर रहे हैं। और अमेरिका देख रहा है कि ये पूरी दुनिया आपस में लिंक हो रही है, जो पहले मेरे थ्रू होती थी अब वो आपस में हो रही है, और मैं इररिलेवेंट होता जा रहा हूं। तो ऐसे मौके करेक्ट। पे इंडिया अमेरिका को नहीं नकार सकता है, और इंडिया को अमेरिका नहीं नकार सकता है। दोनों कारण से, जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम ही एक ऐसी मार्केट है जहां पे दुनिया आके बेच सकती है या बना सकती है, एक स्टेबल इकोनॉमी है। और दूसरा, जहां तक कि अमेरिका का सवाल है, अगर एशिया पैसिफिक में उसने अपना जमजमा रखना है तो इंडिया से बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनर कोई नहीं हो सकता। इंडिया कभी किसी का गुलाम या एलाई नहीं रहेगा, एक पार्टनर इक्वल लेवल पे रहेगा, ये हमने उनको क्लियर कर दिया है। और ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 10 साल तक आपको एक विंडो देता है, जिसके थ्रू आप छोटे मोटे ट्रेड डील्स, डिफेंस डील्स जो है वो होते रहेंगे, और आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल सही जनरल कार्की। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया है। इसके दो हिस्से हैं, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक। अब जियो स्ट्रेटेजी की अगर आप लेते हैं और डिफेंस की बात करते हैं, मेरा अपना मानना हमेशा रहा है, कोई भी रिलेशनशिप कंट्री टू कंट्री जो होती है, उसकी बुनियाद जो है वो डिफेंस के ऊपर आती है। अगर आपने डिफेंस पार्टनरशिप कर रखी है, आप बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए उस कंट्री के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए, अमेरिका के साथ हमने C-130 लिया है, C-17 ग्लोमास्टर है, हमारे पास उनके सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, हमारे पास उनके चिनूक है, अपाची है, M777 गन्स हैं। इन सब के लिए आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, स्पेयर्स चाहिए, अपग्रेड्स चाहिए। ये सब के सब आप अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजिकली तो आप जुड़ना है ही आपको, और लंबे ड्यूरेशन तक होना है। यही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, चाहे वो आर्मेनिया के साथ हो। अब हम कोशिश कर रहे हैं फ्रांस के साथ भी हो जाए कि हम अपने पिनाका रॉकेट्स वहां पे बेचें, ताकि हम उनसे भी कुछ ले सकें। तो डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डिफेंस के ऊपर ही आपकी जियो इकोनॉमिक्स आगे चलती हैं। और यहीं पे आता है ना पेज ट्रेड का। ट्रेड में आपने बहुत खूबसूरती से बताया जिस तरीके से अमेरिका ने हिंदुस्तान के टांग काटने की कोशिश की थी। चाहे वो पहले 25% टैरिफ था, फिर 50% हो गया, फिर वो एक तरह से दर्शाने लगे कि इंडिया भारत ही है वजह यूक्रेन के युद्ध में, वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को भी यह समझ में आ रहा है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो रखी है
कि वो $1 ट्रिलियन का ऋण अपने ऊपर बढ़ाते हैं हर 79 डेज या 71 डेज, ऐसे कुछ 3 महीने के अंदर, मोटा मोटा मान लीजिए। मतलब $5 ट्रिलियन का उनका जो डेट है वो बढ़ेगा इसी साल। पिछले 80 दिनों से तो, पिछले 30-40 दिनों से तो वहां गवर्नमेंट ही ठप पड़ी हुई है, कीमतें बढ़ रही हैं, अनअवेलेबिलिटी हो रही है, नो किंग प्रोटेस्ट हो चुकी है। इसलिए अमेरिका को लग रहा है कि हमारे सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है और इससे उभारने के लिए सिर्फ भारत बचा है। क्योंकि चीन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात होके कोई खास हुआ नहीं। आप ये डिफेंस पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं जनरल कार्की? देखिए, डिफेंस पार्टनरशिप जो है अमेरिका के साथ, हमारा जो करार शुरू हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक टाइम आया था जब हमारे 80 से 90% इन्वेंट्री, हमारी फौज की जो असला, बारूद, शिप्स और एयरक्राफ्ट थे, वो सब रशियन ओरिजिन के थे। और हम उसको जो 90s में हमने रियलाइज किया कि हमें अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है कि हम किसी और का अपना इक्विपमेंट को मिक्स करें, क्योंकि हमारे पास फ्रांस था जिसके मिराज ये थे, और रशिया था मेनली सप्लायर्स, और करेक्ट। उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं था। तो अगर आप देखें, वो M777 आपने बताया, फिर उसके बाद तेजस के लिए इंजन, फिर ये C-130 जिसने कि आपके AN-32 को रिप्लेस किया, फिर IL-76 की जगह रिप्लेसमेंट हम अपने C-17 ग्लोब मास्टर को ले आए। और ऐसे करके हमने जो अपनी फाइटर फ्लीट है, फाइटर फ्लीट को हमने रशिया से फ्रेंच की तरफ डाला है, अगर आप देखें, क्योंकि मिराज थे और अभी रफाल आ गए हैं। हमने अभी तक फाइटर्स में कोई अमेरिकन नहीं लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स फ्लीट में जो है हमने काफी कुछ, और रिकॉग्निसेंस PATI भी जो है, सर्वेलेंस, हमने काफी कुछ अमेरिका की तरफ देखा है, और ये लॉन्ग टर्म हमारी डिपेंडेंस उन पे बन चुकी है। इसलिए अमेरिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं से आएगी। प्लस F404 और F414 इंजन अगर तेजस के लिए हम करते हैं, तो ये हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है, जो मैं हमेशा मानता आया हूँ शायद थोड़ी खतरनाक हो सकती है। हमें थोड़ा और बिल्कुल डाइवर्सिफाई सही। करना चाहिए। तो यहाँ तक तो डिफेंस ट्रेड का अमेरिका और हमारा हो गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें, अमेरिका अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अलाइव रखने के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसमें हाईटेक के अलावा अलावा भी हम भी एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हमें मिडिल टेक नहीं चाहिए। वो स्ट्राइकर जो हमको दे रहे थे, जो स्ट्राइकर वो पहियों वाली आर्मर्ड व्हीकल है, जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं, फाइट करती है वो, उसके जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स में थे, उसमें उसके इंजन का पावर कम पड़ गई थी। उससे कई गुना अच्छी हमारी टाटा की जो वैप है, जो उसी क्रिस्टल। कैटेगरी में वो टेस्टेड ट्रायल है, और वो उससे कई बेहतर निकली। इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसको ट्रायल्स में रिजेक्ट कर दिया। चाहे गवर्नमेंट चाह रही थी कि जब अमेरिका बोलता है कि ट्रेड इम्बैलेंस है, तो हम अमेरिका से क्या लेंगे, तेल लेंगे, और ज्यादातर अगर डिफेंस इक्विपमेंट ले लें, तो शायद जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हमें कुछ और चीजें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वहां से इंपोर्ट तो बढ़ाना ही है, क्योंकि ये ट्रेड इम्बैलेंस को पूरा करना है। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो ये इंपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है, उसमें डिफेंस एक सेक्टर हमने लिया था, और इसमें बात चल रही है अभी जो 10 साल का और एक्सटेंशन हुआ है, उसमें हो सकता है हम और प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स और चीजें, वेपन सिस्टम्स जो है उनसे लेंगे। और ये रशिया का डिपेंडेंसी और अमेरिका पे वेस्ट और ईस्टर्न ब्लॉक इक्विपमेंट की हमारी जो है वो बैलेंस बनता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही जब हम वेस्ट बोले, तो वेस्ट इज नॉट USA। हमें जर्मनी, फ्रांस और बाकी देशों से भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं, कहीं भी अभी हमने देख लिया, चाहे ऑयल हो चाहे एक्सपोर्ट्स हो, 25% से ज्यादा किसी देश पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तभी आप एक रेजिलियंट इकोनॉमी या एक सॉवरेन नेशन रहेंगे। अभी जापान भी हमको कई टेक्नोलॉजीज के लिए मदद करने के लिए आया है, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि अपनी जो बास्केट है डिफेंस एक्सपोर्ट की, हमने अमेरिका से बैलेंस आउट करनी है, रशिया से डिपेंडेंस कम करने के लिए। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी रशिया की ज्यादा है, हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे।
हाई टेक हमें यूएसए चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो हमें ब्लैकमेल कर सके। इसलिए हमें बिल्कुल यूरोप या जापान वगैरह भी, हमें कोरिया की तरफ से हमने जो एसपी गन्स वगैरह लिए हैं, तो ये एक फाइन बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी भी आते रहे लेकिन हमारी संप्रभुता भी इफेक्ट ना हो और हमारी बैटल इफेक्टिवनेस चलती रहे। जी एब्सोल्युटली सही। चलते हैं जनरल कार्की ऑपरेशन त्रिशूल की तरफ। ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। तकरीबन तकरीबन 30,000 सोल्जर्स इसमें हिस्सा लेंगे। ये तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के हो रहा है। एक तरीके से हम शायद अपना जॉइंटमैनशिप, और अगर आगे चल के थिएटराइजेशन होगा तो उसमें कैसे हम काम करेंगे, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम ट्राई आउट करेंगे। इसमें देखिए नौटाइम पे नौटाइम, नौटाइम पे नौटाइम इशू हो रहे हैं। पहले वो इशू हुआ था गुजरात और राजस्थान के लिए, और कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अरेबियन सी, वो भी नॉर्थ अरेबियन सी का था। फिर नेवी ने बढ़ा के उसको साउथ अरेबियन सी तक ले आए, ऑलमोस्ट अप टू कारवार ले आए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने उठा के पूरा का पूरा अपनी एयर स्पेस ही बंद कर दी, नीचे से लेके ऊपर तक। फिर अब उन्होंने एक और नोटाइम इशू किया है, ये कहते हुए कि हम नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे ठीक उसी एरिया में जहां पे इंडियन नेवी ने अपना नोटाइम इशू किया है। तो एक तरह से ये दर्शाता है कितना ज्यादा नर्वसनेस है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इससे एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी अब हमें, मुझे याद आता है कि 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक हुआ था जो पाकिस्तान ने किया था। उसने उस समय हमारे फोर्सेस को रन ऑफ कच्छ एंड ये राजस्थान की तरफ करने के लिए टनोट बल्स के पास वहां अटैक के सिमुलेशन किया था, बल्कि अटैक किया था। ये जनवरी फरवरी के महीने की बात है। और इसके बाद ब्रिटेन ने बीच में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान वापस चला गया और स्टेटस को पे आ गए। एक तरह से ये एक ट्रायल था कि क्या हम यही चीज कहीं और कर सकते हैं, और ठीक ये किया। उसके बाद 1965 में कश्मीर में अटैक करके पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान को लगने लगा है कि ये ऑपरेशन डेजर्ट हॉक अब उल्टा उसी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमने साउथ में इशारा कर रहे हैं कि हम यहां कर रहे हैं, और हम क्या हो सकता है, क्योंकि पीओजेके की बात हम करते रहे कि पीओजेके कभी ना कभी हमारे पास आके गिरेगा। एक तरह से उधर अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान से भी अटैक पे अटैक हो रहे हैं। दो वार्ता हुई टर्की में, विफल ही रही हैं। राइट, अंदर पाकिस्तान के बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो टीएलपी के तरफ से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पीओजेके में हो, या अब पंजाब में भी टीएलपी अपना सर उठा रही है। क्या लगता है आपको, ये क्या खेल हो रहा है? देखिए, पहली बात तो एक्साइज त्रिशूल जो है, ये नाम से पता है कि तीनों सर्विसेज जो है वो इसमें पार्ट ले रही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और नोटैम का एरिया भी जो है वो तनोट से, जो आपने मेंशन किया था, राजस्थान से एक्सटेंड होके भुज गुजरात में होते हुए वो सी की तरफ को चला गया है, और कारवार की तरफ वो नीचे को नोटैम चला गया है। और ये नोटैम जो है ये मेरे ख्याल से 20 या 28,000 फीट तक का ही है, ताकि कमर्शियल फ्लाइट्स को इसमें फर्क ना पड़े, और असर ना कमर्शियल पड़े, करेक्ट, इंटरनेशनल बिल्कुल सही। वो चलती रहेंगी। लोगों को ये वो ना रहे कि इसमें हमारी बॉम्बे वगैरह में कोई फ्लाइट्स नहीं आएंगी या दिल्ली की फ्लाइट्स डाइवर्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि 20,000 25,000 की फीट पे मिसाइल फायरिंग्स होंगी। अब ये कौन सी मिसाइल फायरिंग्स होंगी, क्या एयर एक्टिविटी होगी, ये तो डिटेल्स की बात है। लेकिन इसमें अभी दो तीन चीजें हैं। पहले टाइमिंग, विंटर टाइम हमारा आर्म फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ये एक्सरसाइज करने का टाइम होता है। वेदर ठीक होता है, करेक्ट, हम लोग ये कैंपेन सीजन कहते हैं हाँ इसको। कैंपेन सीजन बोलते हैं। अब खेती कट गई होती है, एक गैप मिल जाता है, तो ये एक हमारा कैंपेन सीजन है। विंटर्स को हम कैंपेन सीजन मानते हैं, तो ये उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन इसका जो स्कोप है इस बार, क्योंकि तीनों को एक साथ कर रहे हैं, तो इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में मिलजुल के जो आपने करना है वो, क्योंकि हमने थिएटराइजेशन और जॉइंटमैनशिप को फोकस एरिया किया है साल, तो जो भी आपके सिस्टम्स हैं, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, सबका इंटीग्रेशन होगा, सर्विलेंस सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होगा, जो प्रोटोकॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वो इन्होंने अभी सिंदूर के टाइम में, उसके बाद में काफी कुछ, तीनों सर्विसेज के पहले अलग अलग
प्रोटोकॉल और सिस्टम्स होते हैं, एयर बिल्कुल डिफेंस सही का लोग हो, होते थे। कम्युनिकेशन का हो। तो इन तीनों को जो जोड़ के एक सीमलेस कम्युनिकेशन और बैटलफील्ड अवेयरनेस, कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट को मेंटेन करना, कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट, कि नेवी का P8I उड़ के आप तनोद के ऊपर से सर्वेलेंस करके चला जाएगा, तो उसके फीड लेना तनोद पे लोगों को। तो ये सब चीजें हैं। फिर अगर नेवी की कुछ कोस्टल एरियाज में रिक्वायरमेंट है और आर्मी की वहां पे लॉजिस्टिक यूनिट है, वो उसको फीड कर देगी। तो ये सब चीजें जो हैं अभी, और ऑफिसर्स और जो कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर्स हैं, सर्वेलेंस के हो या कमांड कंट्रोल के हैं, वो भी जॉइंटली मैन होंगे, ताकि करेक्ट। वॉर टाइम में जो ऑर्डर्स हैं और जो एक की रिक्वायरमेंट है वो दूसरे को इनिशियल प्लानिंग स्टेज में ही पता लग जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। टाइमिंग की बात दोबारा मैं आता हूँ, ये टाइमिंग कब हुआ इस एक्सरसाइज का? जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर गर्म है और सीज फायर के बाद की टॉक्स हो रही थी, और उनके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े ठोस बोला कि हम तुमको अफगानिस्तान को हम वापस गुफाओं में, विल सेंड यू बैक टू द केव्स, और काबुल हाँ के ऊपर बिल्कुल भी कहा था। स्ट्राइक करके आ गए थे। तो ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान चाहता है अपने कि मैं एक ऑफेंसिव करूं, क्योंकि अभी तक वो एयर और मिसाइल से कर रहा है, नॉन काइनेटिक, लेकिन अगर जो ललकारा है TTP ने और अफगान तालिबान ने, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो, वो करेक्ट। हिम्मत अगर उसने करनी है और लैंड ऑफेंसिव करना है, तो उसको कम से कम एक कोर, मतलब आपका लगा लिया 60-70 हजार से लेके 1 लाख तक की उसको फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, जो कि कंसंट्रेट होके ये ऑपरेशंस माउंटेन्स में, जो इलाका है अफगानिस्तान का, बहुत ट्रुप्स की जरूरत होती है, आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं जैसे प्लेन्स में चले जाते हैं। तो उसको अगर हम्म। वो फोर्स इकट्ठा करनी है 60-70 हजार, तो उसको ये भी सोचना है POJ जल रहा है, वहां से मैं नहीं हटा सकता हूँ, पंजाब में तो कभी हटा ही नहीं सकता है क्योंकि बिल्कुल हमारा आर्मर वहां से रोल ऑन करता है, और बलूचिस्तान उसको ट्रुप्स को खा रहा है, उधर ईरान बॉर्डर भी कोई बहुत वो नहीं है, वहां भी उसने रखना ही रखना है। TTP ने इंटरनली, और अब TLP ने उसके पंजाब हार्टलैंड में उसकी सिक्योरिटी फोर्स को खींचा हुआ है। ये तो उसको हम्म। इंटरनल कमिटमेंट है जिसके लिए उसको ट्रुप्स चाहिए। उसके अलावा सऊदी अरेबिया अपने मांग रहा है और ट्रम्प बोल रहा है वो 20,000 भेजो जल्दी से गाजा में। गाजा तो में बिल्कुल। जब ये अपने कर रहा था कि मैं चलो इतने यहाँ पे रख दूंगा, इतने गाजा, इतने सऊदी अरेबिया, इंडिया ने पीछे आके अपनी लैंड फोर्सेस को, स्ट्राइक फॉर्मेशंस को बिल्कुल भुज के आसपास और सर क्रीक पे खड़ा कर दिया है, और राजनाथ सिंह ने बोल दिया है कि कराची का रास्ता यहाँ से जाता है, और हमारी जो बैटल ग्रुप है वो आके कराची के सामने खड़ा हो गया है। अब उसको दौड़ा दौड़ा के अपने लिए कहीं से सोल्जर्स चाहिए, फोर्सेस चाहिए, जो कि सर क्रीक के सामने और कराची मलीर कैंट में जो है वहां पे अपनी डिफेंसेस ले। तो अगर उसने, जैसे जब चाइना आया था गलवान में, हमने विद इन अ वीक 50,000 ट्रूप्स वहां पे पहुंचाने की काबिलियत थी और अवेलेबिलिटी थी। आज ना तो उसके पास ये काबिलियत है कि वो पहुंचा सके, क्योंकि उसके पास पेट्रोल नहीं है, और दूसरा उसकी जो फौज है वो कहाँ से लाएगा हाँ, अगर उसके बाद ट्रुप्स भी नहीं है। ट्रुप्स नहीं है? क्या वो सऊदी अरेबिया को नाराज करेगा? क्या वो अपने नए आका ट्रंप को नाराज करेगा? या फिर वो जो उसने धमकी दी अफगानिस्तान को उसमें उनको डालेगा? या फिर जो इंडिया आने को धमका रहा है नीचे साउथ से उसको रोकेगा? वो उसको समझ में नहीं आता है। वो हिंदी में एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, उसको समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। तो ये बिल्कुल त्रिशूल में सही ये है। सिचुएशन, चाहे हमारा ट्रेडिशनल रहा हो, हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है, हमने जो प्लानिंग में सिंदूर के बाद शायद कुछ एक कंपनियां कोऑर्डिनेशन की थी वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन लोकेशन और टाइमिंग का ऐसा है कि अफगानिस्तान जो है उसको कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो उसके साथ नेगोशिएट करेगा, उसके पास काबिलियत नहीं है कि वो लैंड अटैक जो है अफगानिस्तान के अंदर कर सकेगा। देखिए आपने बहुत सही पकड़ा है। इसमें एक चीज और मैं डालना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है वो हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री हारी है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने आप को ऐसा दर्शाया है कि मैं जीत गया, और पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल होकर वापस आई है। मतलब यह है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान को मिलिटरीली नहीं, पॉलिटिकली हराना है। और पॉलिटिकल हराने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको दिखाना होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान
की रक्षा नहीं कर सकती, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहर से हो। एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका हमें मिल गया कि ट्रंप के साथ मुनीर ने चाय पी ली या लंच खा लिया, और उसका इतना बड़ा खामियाजा उसको देना पड़ रहा है कि तकरीबन तकरीबन 50,000 ट्रुप्स उसको भेजने हैं, 25,000 सऊदी अरब में और 25,000 गाजा में। मतलब एक पूरा कोर तो आपने निकाल दिया। अगर एक कोर पाकिस्तान के इसमें से निकल जाता है, उसके पास तो अब आदमी ही नहीं बचे कि वो खैबर पख्तूनवा में भी कर ले, बलूचिस्तान में भी कर ले, सिंध में भी कर ले, पंजाब में भी कर ले और पीओजेके में कर ले। अगर ये सब कर लेता तो बिल्कुल, जिसको ना बिल्कुल जैसे कहते हैं, स्प्रेड वेरी थिन हो जाएगा। इसीलिए जो बलूचिस्तान है वो वहां पे भी डंडे मारे जा रहा है, बलूच मार रहे हैं, टीटीपी भी कर रहा है, टीएलपी भी कर रहा है। तो एक ये आपको मिल गया। दूसरा आपको हथियार मिला है पानी। इंडस वाटर ट्रीटी जब आपने कह दिया कि हम इसको अबेंस में रख रहे हैं, और पाकिस्तान के पास जो पानी फ्री में जाता था और उसको ऐसा लगता था कि पानी तो मेरी बपौती है, मुझे हमेशा मिलता रहेगा, आपने वहां पे एक सेंध लगा दी। इस साल बुआई जो पाकिस्तान में हुई है वो 20% कम हुई है। अगर 20% कम बुआई हुई है तो फसल भी उतनी कम होगी ही होगी। उसके जो बड़े डैम है करबला और मंगला, वो रन आउट ऑफ वाटर हो गए क्योंकि उनमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसके ऊपर आपने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान को उकसाया कि वो कुनार नदी पे डैम बना दे, और हम कहते हैं कि हम बनाने को तैयार है आपके लिए। अगर कुनार नदी पे डैम बन जाता है, काबुल नदी जिससे उसको पानी मिलता है, वहां पे भी सेंध पड़ जाएगी तो और भी पानी की प्रॉब्लम होगी, तो पाकिस्तान में वो समस्या आ जाएगी। तीसरा हमें गोल्डन मौका मिला है आईएमएफ से। आईएमएफ ने मोटा मोटी $11 बिलियन का कर्जा दिया है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन जब आईएमएफ ने इसको ऑडिट किया तो उनको मालूम पड़ा पाकिस्तान ने 11.5, मतलब जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा खर्चा कर चुके हैं, और ऐसी जगहों में खर्च किया है जहां पे उसको खर्च करने की आजादी नहीं थी, जैसे मिलिट्री। तो आईएमएफ इसके ऊपर काफी नाराज है, तो पाकिस्तान को पैसे की भी किल्लत हो रही है। तो अब आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री को पॉलिटिकली आप हिट करोगे। अगर पॉलिटिकल डैमेज होता है पाकिस्तान मिलिट्री का, तब पाकिस्तान मिलिट्री की जो इज्जत है या जो उसका खौफ है या जो भी आप कहना चाहें, पाकिस्तान के अंदर वो कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो पाकिस्तान को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है जनरल कार्की? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान एक, जैसे कि आज मैं कहीं सुन रहा था कि इंडिया जो है वहां पे हर गवर्नमेंट में ये कंपटीशन रहता है कि मेरे टाइम पे जीडीपी 10% था, आपके टाइम पे 8% था, मैंने बढ़ा के इतना कर दिया, नहीं वो हो गया है। ग्रोथ की बात होती है। और पाकिस्तान में बात होती है कि मैं अपने टाइम पे आईएमएफ से इतना लोन लिया, मैंने वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लिया है। मैं उस सरकार की हुआ है कि हम अपना भिखारी का कटोरा लेकर कितना भर के वापस लाए हैं, ये उनकी है। तो उस देश का सर्वाइवल ही जो फॉरेन एड या फॉरेन असिस्टेंस पे, वो अपना सेल्फ सस्टेनिंग तो है नहीं। और उसमें भी जो आ रहा है वो मिस अप्रोप्रिएट हमेशा होता है। आर्मी ने हमेशा जो है वो, चाहे देश मर रहा हो या भूखा मर रहा हो, वो पूरा का पूरा पैसा अपनी तरफ को ले आए। उसके अलावा आर्मी खुद भी तो अपने जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, आधा बिजनेस तो देश का वो चला रहे हैं, चाहे सीमेंट हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब कुछ उनके हाथ ब्रेड में है। हाँ, ब्रेड भी उनके हाथ में। ब्रेड उनके हाथ में। अब जो चीज आप हाथ लगाओ वो फौजी फाउंडेशन या इनके जो नेवी एयरफोर्स वाले वो बना रहे हैं। एविएशन में भी उनका हाथ है। तो ऐसा ऐसी स्थिति में एक देश जो है वो क्या अपनी सुरक्षा के लिए इकोनॉमी को छोड़ के क्या सुरक्षा में इतना पैसा लगाना चाहिए? और उसके लिए जवाबदार कौन है? फौज कभी जवाबदार नहीं होती, वो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को बैठा देती है जो जवाबदार है, पर उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। और पूरा पूरा पैसा ये हड़प के फॉरेन में चले जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे जनरल्स हो। तो ये एक कंट्री है जहाँ पे जो अनरेस्ट है, जो पैसा मंगला डैम और करबला डैम में आपके डीसिल्टिंग के लिए, उनकी रिपेयर के लिए लगना था, वो तो सब ये लोग ले गए। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में ड्राउट और फ्लड्स आ रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। ये हर सेक्टर में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स, ट्रेन, अभी भी वहां पे ट्रेनें जो है वो
वैसे ही चले जा रही, जो पार्टीशन हुआ था, रेलवे स्टेशन देखिए उनके कैसे हैं। तो ऐसे में जब सर के ऊपर पानी निकल जाता है, तो वही हो रहा है जो होना चाहिए वही हो रहा है। बलूचिस्तान देख लीजिए आप, टीटीपी देख लीजिए, सिंध में आप देख लीजिए, त्राही-त्राही है तो जनता तो उठेगी ही। लेकिन उसमें जो जो अभी तक जनता की आँख में धूल झोंकते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो हिंदुस्तान की तरफ हमला करके बता देते हैं झूठा कि हम जीत गए और देश को एक कर लेते हैं। लेकिन कब तक? जब तक लोगों के पास खाने को नहीं है, एक लोग के बच्चों को आप दवा नहीं दे सकते हैं, तो ये जो हो रहा है वो होता रहेगा और ये स्टीम पकड़ता रहेगा, और खुद पाकिस्तान जो है अपने बँटवारे का जो है वो हिस्ट्री लिख रहा है अभी। बिल्कुल। चलिए जनरल कार्की आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए ट्रंप और इंडो पैसिफिक की विजिट के बारे में बात करते हैं। एक तरीके से देखिए आपने कि इंडो पैसिफिक के लोगों ने ट्रंप को मक्खन लगाने की जो प्रक्रिया है उसको जरा फाइन आर्ट में बदल दी है। आप मलेशिया में देखिए, उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जैसे कि राजा महाराजा अधिराज आए हुए हैं। फिर हो गए जापान। जापान में शिंजो एबे का गोल्फ क्लब दिया, उनके इतनी भाव भगत हुई, उनका मेनू उनके हिसाब से बनाया गया, सब कुछ किया। साउथ कोरिया ने तो हद ही कर दी, गोल्ड क्राउन पहना दिया उनको कि ये, और ट्रंप इतने खुश किया था मैं अभी पहन लूं, तो अभी पहनने को तैयार हो गए थे। गोल्ड कॉइन्स बना दिए उसके लिए, पूरा मेनू में कह दिया, शुरुआत की मेनू की, कहते हैं दिस इज द डेजर्ट ऑफ द, क्या क्या कहलाता था वो, पीस मेकर्स डेजर्ट, वो था। उनको एक ब्राउनी जिसमें गोल्ड प्लेटिंग करके लगा, वो जो अर्क लगाते हैं हम लोग, वर्क लगाते हैं, वो लगा के ब्राउनी थी। और उनको सक्सेस ऑफ न्यूयॉर्क के नाम पे स्टार्टर्स दिए, बता रहे हैं कि आप न्यूयॉर्क से कितने सक्सेसफुल होके आप आए, और पूरा का पूरा उनका मेनू उनकी जिंदगी के ऊपर था। तो एक तरह से जो जो चाहिए था ट्रंप को वो सारी चीजें थी, और ट्रंप से उन्होंने वो ले लिया जो उनको चाहिए था। साउथ कोरिया ने अपना टैरिफ कम कर दिया, 15% पे आ गए। $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दिया। जापान ने भी कुछ ऐसे ही कर लिया है। वहां पे मलेशिया में ट्रंप के फोकस बस एक था, पूरे पूरे विजिट में एक ही फोकस था, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ और इन्वेस्टमेंट। रेयर अर्थ में देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया, कंबोडिया के साथ किया, थाईलैंड के साथ किया, मलेशिया के साथ किया। इन्वेस्टमेंट जापान से ले रहे हैं, साउथ कोरिया से ले रहे हैं। तो एक तरह से ट्रंप ने अपनी बहुत कुछ करा ली, लेकिन मुद्दा जो है, बेसिक चीज जो है, वहां पे वो कोई सेंध नहीं मार सके, वो है चाइना। क्योंकि चाइना तो ऐसा है जैसे एक कमरे में हाथी बैठा है और सब उस हाथी को देख नहीं पा रहे, सबको दिख रहा है लेकिन वो हाथी की बात नहीं कर रहे। एलिफेंट इन द रूम। जी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होनी थी। मुलाकात से पहले ट्रंप ने बड़ी भूमिकाएं बनाई, विद अ वेरी ग्रेट गाय, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब मुलाकात हुई, शुरू से लेकर आखिर तक आप जी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल ठंडी। जी जिनपिंग मुलाकात के बाद गाड़ी में, ट्रंप गए उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए, लेकिन बिना उनके हाथ हिलाए, बिना उनसे हाथ मिलाए, बिना कुछ किए ट्रंप, जी जिनपिंग गाड़ी में बैठे और चल दिए। उसके बाद ना ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना स्टेटमेंट। जो बोला है वो सिर्फ ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने बोला है मैंने ये कर दिया, मैंने रेयर अर्थ का वो निकाल दिया, देयर आर नो रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक्स रेयर अर्थ की कौन सी निकली हैं? जो अप्रैल में चाइना ने डाली थी वो नहीं निकली हैं, जो अक्टूबर में एडिशनल डाली थी वो निकली है। सोया, सोया का एक्सपोर्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका के लिए सोया एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोया जो है इस बार एक्चुअली ज्यादा सोयाबीन हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन चीन, जिसकी टोटल रिक्वायरमेंट 120 मिलियन टन है, 80 मिलियन टन का तो उसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ब्राजील के साथ। 24 मिलियन टन का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अर्जेंटीना के साथ। तो उसके पास बचा कितना? 16 मिलियन टन बस। अब 16 मिलियन टन में उसने बाकी देशों के साथ भी कर रखा है, यहां तक कि इंडिया के साथ, क्योंकि वो सोया ऑयल लेता है हमसे, उसने सोयाबीन के ऊपर पूरा का पूरा टैरिफ माफ कर दिया है कि आप हमें सोयाबीन बेचिए, हम आपको बिना टैरिफ के देने को तैयार हैं। तो अमेरिका ने क्या पाया इसमें? आप इस सारे के सारी चीजों को कैसे देखते हैं?
जानकार की। देखिए डिटेल्स तो आपने कवर कर ही दिए हैं। इसका जो पीछे के थॉट प्रोसेस में अगर देखूं मैं, तो ये चाइना को छोड़ के बाकी जापान, साउथ कोरिया और आसियान जो हैं, ये अपनी इनकी जो सॉवरेनिटी है या जो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं, ये नहीं है, क्योंकि करेक्ट। इनकी सिक्योरिटी गिरवी है अमेरिका के हाथ में। चाइना और रशिया के अगेंस्ट साउथ एशिया में जितना वो है एप्रीहेंशन है, वो अमेरिका की नेवल प्रेजेंस, बेसेस, इनकी वजह से वो है। तो वो इंडेटेड है, साउथ कोरिया बिल्कुल नेबरिंग टू चाइना। तो ये जो इनकी लास्ट वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म एक्सपेंशन बोले या चाइनीज एक्सपेंशन बोले, ये कंट्रीज जो है अमेरिका की तरफ देखती है, इसलिए ज्यादा अमेरिका से खड़े होके इकोनॉमिक वार्तालाप में नहीं कर सकते हैं, स्टैंड नहीं ले सकते हैं इंडिया की तरह। और दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ भी बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके, ट्रम्प की सबको पता है कि उसकी तारीफ कर दो, उसके नाम के क्राउन बना दो, चॉकलेट बना दो। वो आदमी ऐसा है कि वो सुपरफिशियल प्रेज को इतनी अच्छी तरह से लेता है कि उसके डिसीजंस उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अगर कोई बिल्कुल। उसकी तारीफ ना करे तो वो एक छोटे बच्चे की तरह रूठ जाता है। तो उन्होंने वही करा कि अमेरिका उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिक, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, उनकी स्टेबिलिटी अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस पे डिपेंडेंट है। और द बिग हॉस्टाइल एलिफेंट इज द ड्रैगन, चाइना के अगेंस्ट इन सबका अमेरिका की प्रेजेंस चाहिए। खास जापान का तो बहुत ज्यादा है, और वैसे आसियान वगैरह का भी है। तो इनको बैलेंस करना पड़ता है, चाइनीज का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस। इसको जो ये करते हैं तो उसमें ये अपनी सोच जो है, वो जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, वो उनको बहुत सोच समझ के अपने फ्यूचर देखते हुए करना पड़ता है, और वो इसमें दर्शाया गया। अमेरिका को रेयर अर्थ चाहिए थे, चाइना ने बिल्कुल मना कर रखा था, तो उसने अभी वो जो स्काउटिंग कर रहा है वो करो, उन्होंने कहा ठीक है तुम ले जाओ। और आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोरिया और जापान हो, वो कहते हैं 3 साल की बात है, हाँ बोलते जाओ, 300 बोलता है तो 350 हम आपको दे देंगे, तो 400 बोलता है 450, कहते हैं उसके बाद देख लेंगे कि करना क्या है। लेकिन आज की तारीख में ट्रम्प को नाराज मत करो, तो उसी में इनकी अभी जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। तो इसके अगर आप मद्देनजर देखें तो ये आपका साउथ एशिया का जापान, कोरिया और आसियान, ये हो गया। जब चाइना आता है तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अपने को ये G2 कहने लग गए हैं, टू ग्रेट हम्म। पावर। पर दोनों की अंदर से जो इकोनॉमी है वो पीक करने के बाद चाइना की तो बहुत प्रीमेच्योरली डाउन हो रही है। उसके एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, पर उसको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है उस अपने एक्सपोर्ट से, रियलिटी उसका गया हुआ है। और अंदर एक पावर स्ट्रगल है जो जी को करेक्ट। अभी काफी टूथलेस कर दिया है। तो इसका मतलब ये था कि दो बड़ी पावर्स हैं जो कि अंदरूनी अपने जो बीमारियां हैं उसकी वजह से अभी ताकत उनमें वो नहीं है, और दोनों की इंटरडिपेंडेंस दुनिया में एक मिसाल है। एक प्रोड्यूस करता है, दूसरा कंज्यूम करता है, एक के बिना दूसरा मर जाएगा। तो इनको ये भी पता है कि हमको साथ साथ ही रहना है। चाइना ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहा है, उतनी उसको मिल नहीं सकती जितनी अमेरिका की है। और अमेरिका अपने वहां प्रोड्यूस करना चाह रहा है, वो प्रोड्यूस कर नहीं सकता है जितनी उसको चाइना देता है। तो ये दोनों की डिपेंडेंसी इतनी है और दोनों डाउन हो रहे हैं, लेकिन अकड़ दोनों में है। तो इसलिए बिल्कुल। अमेरिका ने सोचा था मैं पुराने टाइम की जगह जैसे निक्सन जाता होगा कभी चाइना में, वो उसी तौर में वहां पे गया और वहां जाके उसने हाथ वाथ मिलाया, जो बोलना था बोला बाला। लेकिन जीपिंग वैसे ही जो पांडा है वो ठंडे रहते हैं, और जब उन्होंने हाथ भी मिला रहे थे तो चाहे ट्रम्प जीपिंग की तरफ अपनी आंखें गाड़ी हुई थी, जीपिंग का सर दूसरी तरफ को था। तो बिल्कुल। उन्होंने, बिल्कुल। उससे पता लगता था इनकी ये मीटिंग एक फॉर्मल मीटिंग है जिससे कि क्राइसिस और एस्केलेट ना हो, जहां पे वहीं पे है, जो प्रॉमिस करनी है वो ट्रम्प तुम जाके बोलते जाओ। दोनों ने बोला हाँ फ्यूचर हमारा अच्छा है, ये वो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट अगर नहीं भी है, इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट पे जो है दोनों की सहमति और या एग्रीमेंट नहीं लेन हुई। देन नहीं हुआ है, और वहीं पे आज की तारीख में वो है। ये दोनों देशों के लिए एक सबक है
अमेरिका और बिल्कुल। चाइना के लिए कि एक अपने के अलावा दूसरी दुनिया को भी देख लो, और हो सकता है आपको जो चाहिए वो आपको बाकी जगह एक शिष्टाचार और एक अच्छे बिहेवियर की तौर पे अगर आप वापस आ जाओ तो मिलेगा। अमेरिका में जो नवारियो वगैरह बोलते थे, इतना स्टीव और नवारियो जितना हल्ला गुल्ला करते थे, वो आजकल कहाँ है? पीटर नवारियो बोलना बंद है। अब सब चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ठीक हो जाए, इंडिया को खासकर नाराज मत करो, क्योंकि दोनों के लिए इंडिया एक पिवट है और इंडिया एक अच्छी जगह पे है, स्टेबल। जब सबकी इकोनॉमी गिर रही है, एक इंडिया की है जो कि बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरह से इंडिया ने अपने पत्ते खेले हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस दे रखी है। साउथ चाइना सी में जाके निस्ता जो एक अंडर वाटर रेस्क्यू के लिए जहाज बनाया गया है, उसने 3 अलग अलग देशों के सबमरीन्स के साथ दिखाया है कि हम आपको, अगर आपकी सबमरीन डूब जाती है, हम आपको रेस्क्यू कर सकते हैं। फिलीपीन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें विश्वास है इंडियन नेवी के ऊपर कि इंडियन नेवी हमारे पास हमारे साथ रहेगी, बल्कि हमें विश्वास अमेरिका पे नहीं है। और ये सारा का सारा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डर जो बैठा हुआ है ये पूरा इंडो पैसिफिक में, वो है चीन और रशिया। और यहां से हम चलते हैं रशिया की तरफ, अपनी तरह निगाह दौड़ाते हैं और बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं। रशिया ने अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्टाइल्स को टेस्ट किया है। एक का नाम है बुरेवेस्निक। बुरेवेस्निक का मतलब यह होता है कि भाई एक ऐसा पंछी जो अगर स्टॉर्म आ रहा है, बवंडर आने वाला है, उसका वो इंडिकेशन देता है रशियन में। ये न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। जब इसका टेस्ट किया गया था कि उसको कहते हैं 15 घंटे वो हवा में उड़ता रहा, 15 घंटे, और 14,000 किलोमीटर उड़ने के बाद अपने टारगेट को सटीक तरीके से मारा। दूसरा है पोसाइडन, जो एक न्यूक्लियर पावर टॉर्पिडो है। इसकी भी रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियर रेंज पावर लगी हुई है। और इसकी इतनी क्षमता है कि अगर उसमें आपने न्यूक्लियर वॉरहेड अगर लगा दिया, तो वो एक जगह पे जा उड़ के जब ब्लास्ट होगा 500 मीटर की ऊंचाई की सुनामी क्रिएट कर सकता है। मतलब एक देश की पूरी कोस्टलाइन को बर्बाद कर देगा, पूरे के पूरे सिटीज खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों वेपन्स को एक साथ देखते हैं तो ये दिखाता है ये सेकेंड स्ट्राइक के लिए है, फर्स्ट स्ट्राइक के नहीं है, सेकेंड स्ट्राइक के हैं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक के हैं कि अगर आपने हमें कुछ किया तो ये आपके पास आने वाला है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये दर्शाता है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनी, साइन की गई थी कुछ साल पहले, उसका एक्सटेंशन किया था 5 साल के लिए, जो खत्म होने वाले है अगले साल 2026 में। इसमें हुआ यह था एग्रीमेंट कि हम 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन ये दोनों वेपन्स जो रशिया ने टेस्ट किया है, इसके बारे में स्टार्ट ट्रीटी में कोई जिक्र नहीं है। मतलब रशिया ये बता रहा है कि हमने स्टार्ट ट्रीटी के अंदर ही काम किया है, हमने उसको बाईपास किया है, उसका उल्लंघन नहीं किया है। इसी साथ रशिया ने प्रपोज किया हम एक साल और बढ़ा देते हैं इस ट्रीटी को, जब तक हम नई ट्रीटी नेगोशिएट करें। क्या आपको लगता है ये एक नए न्यूक्लियर वॉर का एक तरह से उद्घोष हो रहा है? क्या लगता है आपको जनरल कार्की? जी, इसी के साथ एक और भी एंगल है जिसमें कि ट्रम्प ने बोला है कि हम अपनी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि रशिया जो है वो अब नई हदों को पार कर रहा है। और इसके साथ ही बिल्कुल। उसमें स्टार्ट एक और चीज है जनरल कार्की, जस्ट एक सेंटेंस। ट्रंप ने चीन की तरफ भी इशारा करके ये बताया है, चीन के पास आज अगर 600 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, 5 साल के अंदर अंदर वो हमारे बराबर हो जाएगा। ऑल योर्स। तो इसमें जो उन्होंने बताया है, ये दो चीजें जो हैं वो न्यूक्लियर वॉरफेयर के रियल में, लेकिन ये दो अलग अलग ट्रीटीज की बात है। एक तो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी न्यू वाले जो आपने बात की है, जिसमें कि आप जो थे वो रिड्यूस करेंगे और अपने नंबर्स जो है न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड्स के जितने हैं उतने रखेंगे। और एक है 30 साल से चली आ रही ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें कि दोनों ने बोला था कि हम लाइव टेस्टिंग नहीं करेंगे।
तो जो ये ट्रम्प ने बोला है कि हम पुतिन को ये दिखाने के लिए हम ये टेस्टिंग शुरू करेंगे, ये एक नया आयाम उन्होंने खोला है। जबकि जो पुतिन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है ये दो अपने क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर पावर और टॉर्पीडो न्यूक्लियर पावर और दोनों न्यूक्लियर वॉरहेड वाले, वो उसने अपनी डिलीवरी सिस्टम्स का नया एक आयाम किया जिसके लिए अभी तक कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो इतने, और सेकंड स्ट्राइक है क्योंकि जो आज तक का जो डिटरेंस है वो इसी पे है कि आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स जब आएंगे आईसीबीएम तो वो एयर में उनको कर देंगे, या फिर आपके जो नोटेड साइट्स हैं, लॉन्च साइट्स हैं, उनको बर्बाद किया जाएगा। और सेकेंड स्ट्राइक के लिए आप सबमरीन्स को रखते हो, नेवल आर्म को, ताकि वो कहीं से भी सेकेंड स्ट्राइक कर सके। ये उससे भी आगे बढ़ के स्कोप में और डिटरेंस को फांदते हुए ये, तो इसलिए इसके लिए अगर नए रूल बनाने पड़ेंगे इस टाइप के हथियार के लिए तो एक नई स्टार्ट का काम तो होगा ही। लेकिन इसमें जो मेरे को तो लगता नहीं है ये, क्योंकि अभी जो यूक्रेन वॉर है उसमें अमेरिका काफी धमका रहा था, कभी टोमोहॉक दे दूंगा, कभी लॉन्ग रेंज दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो जब भी अमेरिका ज्यादा बोलता है तो रशिया जो है एक कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता है जिससे कि बाकियों को क्लियर हो जाता है। पहले अगर आपको याद है इन्होंने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए थे, तब भी बड़ा हल्ला हो गया था कि तो ये अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फ्लेक्सिंग करके दिखा देता है। और पुतिन का ऐसा है, गुस्सा आ गया कुछ भी करेगा, वो उसकी एक इमेज है। जैसे ट्रम्प की है कि इसको खुश कर दो ये कुछ भी कर देगा, पुतिन की ऐसी है कि इसका कुछ भी बोलोगे पता नहीं ये कल क्या कर देगा और किसी की सुनेगा नहीं, और टफ आदमी है। तो उससे कोई पंगा लेता नहीं है, वो अपने डेमोन्स्ट्रेट करता रहता है कि ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। नहीं तो ये दो वेपन सिस्टम्स जो है, ये क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडो, ये तो 5-10 साल से डेवलपमेंट में चल रहे होंगे, वो तो कब से तैयार होंगे। हाँ, ये पर तो एक टाइम होता है 2018 में पहली बार अनवेल किए थे, पहली तो बार ये 2018 में किए थे। जी, ये वक्त देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है पूरी दुनिया को भी, और यूक्रेन वॉर को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका को भी कि अभी ये बंद कर दो। और आज की तारीख में कितने लाख, 1.5 लाख 2 लाख ट्रुप्स के साथ उन्होंने एक शहर पे सीज शुरू कर दिया यूक्रेन के अंदर, रशिया ने। मतलब रशिया जो है अभी क्लोजिंग एक्ट में आ गया है, वो अपनी पूरी ब्रह्मास्त्र जो है जमीन पे लगा रहा है, ताकि कुछ ही दिनों में उसको भी पता है ये खेल अब खत्म कर देना चाहिए। और उसकी टर्म्स पे जब अगर मानेंगे तो है, नहीं तो ग्रेजुअली यूक्रेन जो है वो टेबल पे आएगा और भी ज्यादा लॉसेस लेते हुए। ये दुनिया को क्लियर कर दिया है, जेलेंस्की ने भी एक बार पहले मान ही लिया था। अब ये अमेरिका और ट्रम्प के बीच में है कि वो कैसे मध्यस्थता करें और ये चीज को खत्म कर दें। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग थी पुतिन की। और ट्रम्प ने जो जवाब दिया है वो काफी इलॉजिकल सा है, क्योंकि सीटीबीटी या कॉन्फ्रेंस बेस्ड ट्रीटी को करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज सारी जो टेस्टिंग होती है वो सिमुलेशन से हो जाती है, कंप्यूटेशन से हो जाती है, नए वॉरहेड्स की क्या है। तो ये करने की इतनी जरूरत है नहीं। ये भी एक ट्रम्प की तरफ से मैसेजिंग है जिसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल। तो मित्रों, आज का हमारा समाचार, आज के हमारे प्रोग्राम में हमने 4 अहम मुद्दों पे बात की, और अहम मुद्दों से एक ही नतीजा निकलता है कि हम हिंदुस्तान में बहुत बेहतरीन जगह पे बैठे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, उनको आपस में लड़ने दीजिए, भिड़ने दीजिए। हम अपनी शिकंजी खाएं, चने खाएं और तमाशा देखें। ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। थैंक यू वेरी मच जनरल कार्की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।